इस हफ्ते चाइना में दो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इजलास हुए। एक तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, ये जो 10 रुकनी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इजलास हुआ, और दूसरा जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं एससीओ के, उनका इजलास हुआ। इस इजलास में अगेन जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जो हालिया तनाज़ा रहा, जो नैरेटिव की जंग है, उसी ने डोमिनेट किया। एंड इम्पॉर्टेंटली आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, और ये एक गैर मामूली बात है कि इसका मुश्तरका एलामिया नहीं आया। और मुश्तरका एलामिया ना आने की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भारत है और उनके जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने उस ड्राफ्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर एतराज़ किया जिसमें जिक्र तो था दहशतगर्दी का, जो पाकिस्तान खास करके बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन जो पहलगाम वाला वाक़या था उसका उस तरीके से तस्करा नहीं था जैसे भारत चाहता था। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो बाकी 9 कंट्रीज थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उस ड्राफ्ट पर उन्होंने अग्री किया था, लेकिन जो भारत है वो तन्हा था, और उनको पता था कि अगर इस तरीके से ये मुश्तरका एलामिया सामने आएगा तो उनकी काफ़ी सुबकी होगी, और सुबकी उनकी अदरवाइज भी हुई। दो कि उन्होंने दावा किया, उनके मीडिया ने यह बताने की कोशिश की कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन असल स्टोरी ये थी कि एक तरफ भारत था और बाकी जो 9 कंट्रीज थे, जिसमें पाकिस्तान के अलावा रूस, चाइना, ईरान और उसके अलावा जो कई सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। और ये बड़ी सिग्निफिकेंट आई थिंक डेवलपमेंट है। आम तौर पर जब हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादा एसोसिएट की जाती है। अब प्रॉब्लम उसके अंदर यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो भारत के मौक़िफ़ की उस तरीके से तायीद नहीं हो रही। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आई थिंक जो खित्ते के ममालिक हैं, इवन अमेरिका के अपने जो भारत के अपने जो इत्तेहादी ममालिक भी हैं, उनको ये पता है कि पहलगाम वाला जो वाक़या है उसके हवाले से भारत के पास कोई ब्लैक एंड वाइट एविडेंस नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, और हर फोरम के ऊपर वो इस इशू को ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जो बाकी मेंबर कंट्रीज थे एससीओ के, वो कन्विंस नहीं थे, और भारत को आप लिटरली कह सकते हैं कि वो फिर ये फोरम छोड़ के भागना पड़ा। वैसे कामरेड, बिफोर गोइंग इनटू द सीरियस डिस्कशन, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की वहाँ पे चाल तो देखी होगी, तो लगता था क्योंकि विक्टोरियस कोई डिफेंस मिनिस्टर है, वो चल रहा है, और वो आपने देखा था क्लिप उनका जो चल रहा था। जी बिल्कुल, वो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग, लेकिन एक अपने नेशनल ड्रेस के अंदर रहते हुए और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के आगे ऐसी चाल इंटरेस्टिंग था। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये जो ज्वाइंट कम्युनिके नहीं आया, क्या ऐसी कोई जो इसकी एससीओ की जो रिक्वायरमेंट है कोई कि तमाम मेंबर स्टेट्स जो एग्री करेंगे तो ज्वाइंट कम्युनिके आएगा, या ये उनको किसी एक मेंबर की मर्जी के बगैर भी दिया जा सकता है? जो डिसीजंस हैं एससीओ के अंदर वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, यानी कि तमाम जो अरकान हैं उनका मुत्तफिक होना ज़रूरी है, और ये गैर मामूली बात है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस तरह की जब मीटिंग्स होती हैं तो पहले से ही जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ड्राफ्ट वगैरह तैयार कर लेते हैं, एक दिन पहले मीटिंग हो जाती है। और इसमें जो दिलचस्प बात है कि उससे 2 रोज़ पहले जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, DGISI भी हैं, इंडिया की तरफ से अजय डोवल थे, उन्होंने शिरकत की। और उस इजलास का क्योंकि ज़रा प्रोटोकॉल SOP वगैरह मुख्तलिफ थे, वहाँ पर जो अग्रीमेंट था ज्वाइंट स्टेटमेंट पे हुआ है, वो क्योंकि पब्लिक नहीं होता, और उसमें जो मेरी इत्तला है कि दोनों की जो पोजीशंस है, पाकिस्तान की भी और भारत की, पैरेलल वो रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होना था तो इसलिए शायद भारत ने उससे एग्री किया, बट ये जो डॉक्यूमेंट था क्योंकि पब्लिक होना था, और फिर इस पोजीशन को तब्दील भी किया गया। जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने कल जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा, क्योंकि पहले जो तकरीर है वो राजनाथ सिंह ने की थी, उनकी बाद में बारी आई थी, और जब उन्होंने जिक्र किया बलूचिस्तान का, जाफर एक्सप्रेस का, कुलभूषण यादव का, तो जो भारत के वज़ीर दिफा उन्होंने हाथ खड़ा किया। दोबारा वो पाकिस्तान को जवाब देना चाहते थे वज़ीर दिफा को, बट वो कहते हैं एससीओ का ये प्रोटोकॉल नहीं है कि एक दफ़ा आप तकरीर कर ली तो आप दोबारा, वो जवाबुल जवाब वाली कहानी नहीं है। तो वो एक ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब वो चेयरमैन थे उन्होंने अलाउ नहीं किया तो उस पर भी थोड़ा सा वो नाराज़ थे कि उनको मौका नहीं दिया। फिर बाकी जो 9 कंट्रीज हैं उन्होंने एग्री किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ से, भारत वहाँ पर जो आइसोलेट होकर रह गया। और ये उस लिहाज से ये दूसरा मौका है, ये ना सिर्फ इस इशू के ऊपर, चलें पाकिस्तान इंडिया की तो इशूज़ चलते रहते हैं, जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो हालिया जंग हुई है उसके हवाले से भी जब ये जंग जारी थी तो एससीओ ने एक मुश्तरका स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें मजम्मत की गई थी इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया था, और उस जो एलामिये से भारत ने अब्सटेन किया था। मसलन उसमें उन्होंने बाकी 9 ममालिक एक तरफ थे जिन्होंने मजम्मत की इसराइल की, लेकिन भारत ने अब्सटेन किया, उसने मजम्मत नहीं की। तो लगता यह है, जो पहले भी बात की जाती है, कि भारत इंक्रीजिंगली
एससीओ के अंदर मिसफिट हो रहा है। और भारत में खुद भी बात होती है क्योंकि इसको डोमिनेट करता है टेक्निकली चाइना और रशिया, और उनके जो इंटरेस्ट हैं, अब अगर आप भारत के इंटरेस्ट देखें तो प्रोबेबली वो अलाइन नहीं करते। आप प्रोबेबली शायद ऐसी वहां पे कभी ना आए ये सिचुएशन जहां पे किसी मेंबर स्टेट को वहां से उसकी मेंबरशिप को खत्म किया जाए, अंटिल कि वो मेंबर खुद विड्रॉ कर ले। तो लगता तो ये कि एससीओ का ब्लॉक जो है वो ऐसे ही चलेगा, बल्कि इसमें फर्दर गालबन एक्सपेंशन भी एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है कि एक और जो सार्क है वो उस तरह की इसकी सूरत हाल लग रही है। सार्क अगर इंडिया यही कुछ करता रहा, पाकिस्तान और इंडिया डोमिनेट करते थे, और जब पाकिस्तान और इंडिया को गिवन के सार्क का जो एक्सपीरियंस था, दोनों को एडमिट किया गया था 2017 में, तो दोनों ने ये अंडरटेकिंग दी थी कि वो जो अपने बायलैटरल इश्यूज हैं उसको इस फोरम के ऊपर ड्रैग नहीं करेंगे। और इसमें अगर आप तकरीर देखें राजनाथ सिंह की या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, तो बराह रास्त ना हमने इंडिया का नाम लिया, ना ही अपनी तकरीर में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिया। वजह उसकी यह है क्योंकि एससीओ का ये प्रोटोकॉल है कि आपने एक दूसरे का उस तरीके से नाम नहीं लेना, ड्रैग नहीं करना। बट लगता ही है कि इंक्रीजिंग, लेकिन फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी इसके बाद। अगर जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें इशू ये है कि जो भारत था वो पहलगाम वाक़े का जिक्र भी करना चाहता था, और कहीं ना कहीं रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान के हवाले से देना चाहता था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, एंड एवरीबडी नोज के पाकिस्तान का उसमें रोल नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंटली ये बात है कि इसी हफ्ते मैं एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे मौजूद था, तो कुछ जो मगरबी डिप्लोमैट्स थे उनसे मेरी जो बातचीत हुई, और वो डिप्लोमैट्स उन कंट्री से उनका ताल्लुक था जिनके भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने तमाम जो मामला है उसको बिल्कुल मैस अप किया है, और उनके पास बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है, और सिर्फ माजी की जो मिसालें दे करके वो ये कहते हैं क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान भी इस दफ़ा मुलव्विस है। तो उन्होंने कहा कि ये बात बनती नहीं है। तो ओवरऑल भारत के लिए आई थिंक काफ़ी चैलेंजेस उसको दरपेश हैं। पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं कि क्रिकेट की इस्तिलाह में एक बड़ा पर्पल पैच है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे अमेरिका के एक फैसले का, जिससे वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं वो मुतासर हो सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।